तो डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं, किसी भी कंपाउंड का आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। किस स्टेबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है अनसैचुरेटेड। कि आप अदर एलिमेंट को अगर कंसीडर कर लो, अदर एलिमेंट को भी मिला लो, तो उनसे भी ये ज्यादा है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। कोवैलेंट बॉन्ड इट इज अबाउट कि कैसे एटम्स जो है बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता था, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल भी देखा, कैसे हाइड्रोजन एटम जो है अपने ही दूसरे भाई के साथ मिलकर H2 बना रहा है, कैसे क्लोरीन, इसको भी देखा था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और इन सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कार्बन। अब कार्बन का इंपॉर्टेंस क्यों है? सी, कार्बन को अगर देखोगे तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स देखो, कार्बन का हम लोगों ने शुरू में डिस्कस भी किया था कि कार्बन जो है एक तो अर्थ के अंदर 0.03% है अर्थ क्रस्ट पे, और एनवायरनमेंट में 0.02। तो ये कहीं ना कहीं सिंथेसाइज है ऑर्गेनिकली। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें जनरली किसमें मिलता है? ह्यूमन लाइफ हो गया, ह्यूमन लाइफ हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारा चीज। जैसे ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए, इन सब में जो है क्या मिलता है? कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड और कार्बन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझो, ये फंडामेंटल बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ इसको समझते हैं। बेसिकली जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समहाउ हम लोग कार्बन के कंपाउंड को ही इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, शुरुआत में जब साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि स्पेशली इन 18th सेंचुरी में, क्योंकि इस टाइम पे साइंटिफिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने ये पाया कि कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि अगेन दिमाग में ये रखना कि वैसे जो है, वैसे ना तो अर्थ क्रस्ट में और एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत कम कार्बन के परसेंटेज है, तो बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं जाता होगा साइंटिफिक कम्युनिटी का। बट स्टिल इन्होंने ये पाया कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ज्यादातर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो या तो एनिमल में मिल रहे हैं और या फिर हमें मिल रहे हैं प्लांट्स में। और इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करने का एक और रीजन था, इनका ये मानना था साइंटिफिक कम्युनिटी का कि ये जो कार्बन कंपाउंड बनते हैं इसके ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं, नहीं पता वो कौन से फोर्सेस है, लेकिन देयर इज अ मल्टीपल फोर्स, वाइटल फोर्स इसको बोला जाता था, वाइटल फोर्स थियरी। ये मान के चलते थे कि इसके अंदर कई सारे अलग अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं, दैट इज द रीजन इस पे ज्यादा फोकस नहीं जाता था। लेकिन यहां पे एक मिथ ब्रेक होता है 1828 में, 19th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के जस्ट शुरुआत में 1828 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। अगेन ये स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझो। तो फ्रेडरिक वोलर ने पहला काम ये किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, दैट इज NH4 साइनेट CN। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखें तो दिस इज लाइक NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये कहीं ना कहीं जो है आयन शो कर रहा है, तो नो डाउट इट्स आयनिक कंपाउंड, और ये जो है प्लस माइनस है तो ये सॉल्ट ही रहे होंगे। तो अमोनियम साइनेट सॉल्ट को, इसको हीटअप करके कन्वर्ट कर दिया
NH2 CO NH2. So it was ionic bond and convert to the कोवैलेंट, जो अपने अभी के नॉलेज से हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड है हमारा, ठीक है। और ये जो है क्या है, यूरिया। और ये इतना बड़ा मिथ ब्रेक किया, आप समझो, ये यूरिया जो है एनिमल्स और ह्यूमंस के यूरिन में पाया जाता है। तो ये मिथ ब्रेक होने से क्या हुआ, इससे ये समझ में आया कि जो भी हमें नेचर से मिल रहा है, यानी कि एनिमल वगैरह में जो मिल रहा है, उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से लेबोरेटरी में क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक मिथ भी है। यहां से ओरिजिन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मुद्दा ये था कि इसका मेजर स्टडी फोकस जो है कार्बन पे ही क्यों था। इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंट्रल आइडिया आप देखोगे तो वो ये है, इसको मैं 3 पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा इसका फर्स्ट पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी का फर्स्ट पार्ट है कि जो भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स स्पेशली मान लो कार्बन कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं इन एनिमल एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनको स्टडी करना। अब इसको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब ही है उसमें ह्यूमन, जैसे अब एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो मिल रहा है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है ना, वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, नेचुरल है पूरी तरीके से। दैट इज द रीजन इट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक। तो इसका स्टडी करना कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स हैं। दूसरा बात, अब ये पहला मुझे पता चल गया कि ये सेकेंड चीज क्या करना, वो जो कंपाउंड मुझे मिल गया उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज यानी केमिकली उसको बनाना, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, उसको जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना, सिंथेटिकली उसको फॉर्म करना। एंड थर्ड एंड मेजर पार्ट इज इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन। सी, हम लोगों ने अपने ही लाइफ में कोरोना जैसे एक महामारी को भी देखा। तो इसमें क्या हुआ, कोरोना एक वायरस है, तो ये क्या हुआ, ये इस स्टडी में जाएगा, उसको पढ़ा गया कि इसके अंदर किस तरीके का प्रोटीन है, एंड प्रोटीन इटसेल्फ कंटेन कार्बन, कार्बन का कंपाउंड। जब एक बार पढ़ लिया गया, इसको समझ लिया गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर को फिर बनाया गया और फिर उसको अप्लाई करके कैसे उसको डेड किया जाए, यहां पे अप्लाई किया गया एप्लीकेशन में। इस तरीके से हमारा क्या मिला, वैक्सीन मिला। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन पे ही क्यों फोकस है, तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हमारे वर्ल्ड के अगर केमिस्ट को इन्वॉल्व करूं तो इन लोगों ने लगभग मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रखे हैं, कार्बन कंपाउंड, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड बना रखे हैं। अब ये इतने हैं कि आप अदर एलिमेंट को अगर कंसीडर कर लो, अदर एलिमेंट को भी मिला लो, तो उनसे भी ये ज्यादा है। दैट इज द रीजन इसका सेपरेट पूरा स्टडी हो गया, इट प्लेज मेजर रोल, इसका पूरी तरीके से सेपरेट स्टडी हो गया। ठीक है, अब मुद्दा यही है, जो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, वो ऐसा कार्बन के अंदर क्या खास बात है? ठीक है, ऐसा कार्बन ही क्यों बना पा रहा है? ठीक है, कोई और क्यों नहीं? तो इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने के पीछे का राज क्या है, कार्बन का खास बात क्या है? तो कार्बन के पास 2 खास बातें हैं, कह सकते हो 2 फैक्टर्स जिसके कारण जो है इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन के पास ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड। एक को बोला जाता है कैटिनेशन, दूसरे को बोला जाता है कार्बन का टेट्रा
वैलेंट नेचर। एक एक को समझेंगे। कैटिनेशन अगर कि इसकी बात करें तो कैटिनेशन शब्द आप बोल सकते हो लैटिन कैटिना से बना हुआ है, और जो आगे ये सफिक्स लगा हुआ है ये शो करता है किसी प्रोसेस को। तो कैटिना का मतलब होता है चेन बनाने का प्रोसेस। चेन कैसे बनता है? बेसिकली कार्बन की खास बात ये है कि ये खुद से जो है अटैच हो जाता है। अभी मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, डबल बॉन्ड भी हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये खुद से जो है अटैच हो जाता है। सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, इसलिए इसी पे फोकस करेंगे। अब ये कितना बड़ा हो सकता है आप इमेजिन कर लो। अगर हम लोग नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कंपाउंड है पॉलीटॉक्सिन, ये लगभग C115 115 कार्बन जो है ऐसे अटैच हो सकते हैं। वहीं अगर यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल सिंथेसिस अगर देखा जाए तो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे 6000 कार्बन को हम लोग साथ में अटैच कर सकते हैं। और इसी को नैनो ट्यूब भी बोला जाता है। नैनो ट्यूब जो है इसी के हेल्प से बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ये चेन का फॉर्मेशन। सो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ ऐसे कह लो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद इट सेल्फ टू फॉर्म अ चैन। पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है, डिफिनीशन आप बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। दूसरी बात ये है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो ये रीजन हो गया, दूसरी बात है टेट्रावैलेंट, यानी कि कार्बन के पास जो है 4 वैलेंसी होते हैं। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं C लगा रहा हूं 2, अब इसके 4 वैलेंसी, यानी कि यहां पे भी इसके एक इलेक्ट्रॉन ओपन है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जो है कुछ भी मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो हाइड्रोजन ऐड कर दो। बस मैं ये सिंपल समझा रहा हूं, या हम लोग एकदम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बोला जाता है मीथेन, दैट इज CH4। अब सोचो 4 ऑप्शन है, अगर मैं 4 में से H को हटा के कोई और लगा दूं तो, जैसे मान लो मेरा मन किया मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो इसका पूरा का पूरा, इस स्ट्रक्चर का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अब ऐसे मान लो एक और Cl लगा दो, तो ये चांस देता है हमें मिलियंस, बहुत सारे एलिमेंट बनाने को, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करने का ये मौका देता है। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर जी क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 वैलेंसी हैं, ऐसे तो कई सारे हैं। बात तो सही है, तो फिर बाकी क्यों नहीं बनाते हैं? फिर तो सबको बनाना चाहिए ना। सो 2 बात तो क्लियर हुआ। पहले 2 फैक्टर्स हैं जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने में वर्क करते हैं। नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी, और दूसरा कैटिनेशन यानी कि कार्बन का खुद के एटम के साथ अटैच करके ऐसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना। हमने इसका एग्जांपल देख लिया। तो अब बात यह है कि सर क्या एक ही एग्जांपल है, कार्बन ही ऐसा, बाकी के एलिमेंट क्यों नहीं बनाते हैं? तो आप रीजन समझो लॉजिकली। हम लोग सिर्फ उस ग्रुप को ले रहे हैं जिसमें 4 वैलेंसी है। तो अगर मैं उस ग्रुप की बात करूं तो मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 14 होना चाहिए। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लेना, ग्रुप नंबर 14 शो करता है कि इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट का वैलेंसी 4 है। तो ये मेरा हो गया कार्बन, उसके नीचे आ जाएगा सिलिकॉन, इसके नीचे आ जाएगा जर्मेनियम, इसके नीचे आ जाएगा जर्मेनियम के नीचे आ जाएगा
टिन और उसके नीचे आ जाएगा लेड। इन सब में जो है 4 एलिमेंट है। इवन अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन लगभग 7-8 बनाएगा, 7 to 8 चेन बनाएगा, उसके बाद ये फिर जो है डिस्टर्ब होने। आप इसको समझो क्यों। देखो कार्बन जो है, आप इसका एटॉमिक डायग्राम आप देखो, इससे समझ में आएगा। ये हमारा है फर्स्ट ऑर्बिट कार्बन का 2, और ये हमारा है सेकेंड ऑर्बिट कार्बन का, और ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा कार्बन भी जब आया इससे अटैच होने के लिए, तो इसके न्यूक्लियस और दूसरे वाले के न्यूक्लियस, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसके जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, एक तो इसका साइज छोटा, इसके न्यूक्लियस भी आसपास छोटे होने के कारण इनके बीच की जो बॉन्डिंग बन रही है बहुत ही स्ट्रांग बन रही है, छोटा होने के कारण। वहीं अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में आपको जो है यही मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 होगा, सेकेंड ऑर्बिट जिसमें 8 होगा, एंड थर्ड ऑर्बिट जिसमें 4 होगा। लेकिन आप इस पे फोकस करो कि इसका साइज कितना बड़ा है। इसका साइज बड़े होने के कारण जो बॉन्ड दूसरे वाले एटम से बन रहा है ना सिलिकॉन का, ये कंपैरेटिवली वीक होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी चेन बनाने की कोशिश नहीं करते, ये बनाते हैं, लेकिन 7-8 आने पे ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। तो ये इसका मेजर रीजन है टेट्रावैलेंस का। ठीक है, तो कार्बन जो है क्या है, कार्बन हमारे जो हैं ऐसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट यहां से हम लोग हटाएंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। समझ में? और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन बनाएगा लीनियर टाइप का। देयर इज आल्सो पॉसिबल कि ये सर्कुलर, जैसे एक कार्बन है, इसने इस कार्बन से अटैच हुआ, ये इस कार्बन से और ऐसे, तो ऐसे ये क्या हो गया, साइक्लिक भी है और लीनियर चेन भी है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबल नेचर शो करता है। जैसे एक बड़ा ही फेमस स्ट्रक्चर आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है बेंजीन। बेंजीन स्ट्रक्चर सब पे सी लगा हुआ है, बेंजीन स्ट्रक्चर। ये रिंग टाइप ऑफ या साइक्लिक टाइप ऑफ कार्बन अरेंजमेंट। अब आप देखोगे कार्बन जो अरेंजमेंट बन रहा है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है जैसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के या दूसरे किसी भी एटम के एलिमेंट के साथ। डबल बॉन्ड आपने देखा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि इसका 2 एलिमेंट, जैसे कार्बन के आउटर में कितने, 4 बचे, कितने, 2 ही बचे, तो 2 और इधर के 2 के साथ इन्वॉल्व है। मान लो अगर कार्बन हम लोग ले रहे हैं तो अभी के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी सिमिलरली। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन ने चारों तरफ अपने H कनेक्ट कर रखा है, इसी का लो मीथेन का CH4 सिंगल बॉन्ड है ना। अब जो है कार्बन को किसी में इंटरेस्ट नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में, ये पहले से ही पूरी तरीके सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। ऐसे सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड। बट क्या हो कोई डबल बॉन्ड बनाए तो आप इमेजिन करो, जैसे हमने एक डबल बॉन्ड बनाया, हमारा C है
सी ने डबल बॉन्ड बनाया सी के साथ, तो ये अब इसके पास दो ही है, एच 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 और एच। अब ये डबल बॉन्ड बनने के कारण जो है क्या होगा कि कभी भी, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, जैसे ही सेकेंड बॉन्ड हुआ ये वीक होता है कंपेरेटिवली इस बॉन्ड से। अब अगर मान लो कल को इसको यहां पे पास में अगर क्लोरीन आया, क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हो सकता है इससे ये छीन ले। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो एंश्योर करता है स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन डबल बॉन्ड में चांस रहता है इसके बॉन्ड को ब्रेक करने का। आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वीक होता है, कैसे उसको जो है टूटने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके से इंस्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, यानी कि नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं, इसीलिए सेकेंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को समझेंगे आगे कि सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को समझेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि कैसे मीथेन के बारे में, मीथेन CH, मीन्स कंक्लूजन तो निकाल ही लिए थे कि सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होगा, साथ में इस सिंगल बॉन्ड के कारण इट इज लेस रिएक्टिव, मीन्स खुद में क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड इसका जस्ट अपोजिट, उसमें डबल बॉन्ड होगा, ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो अनस्टेबल होता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस तो हो गया। अब बात आता है जिन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, वो क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द लेके आएगा तो हम लोग छोटे छोटे शब्द भी क्लियर करते हैं। तो जैसे CH4 इसको बोला जाता है मीथेन। तो मीथेन बोलने का रीजन क्या है? मीथेन दो शब्द से बना हुआ है, मिथ प्लस एन। मिथ रिप्रेजेंट करता है शुरुआत में क्या हुआ था कि एंशिएंट टाइम पे लोग जो है, जो भी पेड़ पौधे होते थे उनको जो है फर्मेंट करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करते थे, एक तरीके से वुड वाइन में कन्वर्ट करते थे, वुड वाइन एक तरीके का एल्कोहल समझ लो, इसमें कन्वर्ट करते थे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका उस टाइम पे इस्तेमाल होता था लाइट जलाने में, एज ए लाइट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इसी के बेसिस पे जो है इसका नाम क्या पड़ा? मिथ। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है एल्केन फैमिली को। अब एल्केन क्या होता है? जो एल्केन टर्म है इसका ओरिजिन है अगेन एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, जब तक हम लोग शब्द का एक प्रॉपर अटैचमेंट नहीं करते हैं नॉलेज से, हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, तो हमें बस रटना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन माइंड में रखने के लिए ये जरूरी है कि उसका जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको भी देख लें। तो एल्कोहल बेसिकली पहले के टाइम में अरब एरिया में इसका नाम था एल्खोल, और ये रिप्रेजेंट करता था राख को, कोयले को, कोल, काले कलर के कोयला समझ लो, राख, जला हुआ चीज। बाद में यूरोप में जब चीजों को ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिलेशन होने लगा हर एक चीज का, तो डिस्टिलेशन के कारण जो भी वाइन मिलता था
उसको ये लोग क्या कहते थे, जो भी चीज मिलता था उसको अल्कोहल कहते थे। तो इसका खास बात ये था। इस तरीके से सारे के सारे जो भी ये फैमिली एल्केन फैमिली का मतलब ये जो एन है लास्ट का सफिक्स हर एक टर्म में ये शो करता है कि ये एल्केन फैमिली है। और एल्केन फैमिली किस चीज को दिखाता है, बताता है, हाइड्रो कार्बन को। ये हाइड्रोजन और कार्बन का अरेंजमेंट है, तो ये हाइड्रो कार्बन को शो करता है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल इथेन। इथेन तो उसमें 2 कार्बन होते हैं, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ ही लिया है, 2 कार्बन होते हैं। इथेन, इथेन जो है नाम पड़ा हुआ है ईथर के बेसिस पे। ईथर जो है हाईली वोलेटाइल, जो पहले के टाइम में ईथर को कंसीडर किया जाता था वो एक 5th एलिमेंट माना जाता था जो एटमॉस्फेयर में, मतलब आकाश को कह लो, ठीक है, स्काई को। तो ये इसको वोलेटाइल माना जाता है, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया। ऐसे ही नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जब आया तो जो नेक्स्ट आया वो था हमारा C3H H H इसका नाम रखा गया प्रोपेन। अब इसका नाम प्रोपेन क्यों रखा गया, जब हम लोग जैसे अब जो नाम रखा गया है बाद में साइंटिफिक हो गया ज्यादा, हम लोग अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए इसके बाद वाले का नाम है ब्यूटेन, 4 कार्बन मिलेंगे, उसका नाम है ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ C2H6, इसका हुआ C3H8 और इसका होगा C4H10। ये आप काउंट कर सकते हो। और इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन टर्म लिया गया ब्यूट, दैट इज बटर से लिया गया, बटर से मिलने वाला एसिड जो था अल्कोहल वो यही था, तो इसने बटर के नाम पे रख दिया ब्यूटेन। एन जो है अगेन इस फैमिली को रिप्रेजेंट। ऐसे प्रोपेन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया कि जो आगे का लॉन्ग चेन बनाते चले जाओ, लॉन्ग चेन जो फॉर्म कर रहा है उसके लिए ये प्राइमरी चेन है। फर्स्ट, प्रॉप का मतलब होता है फर्स्ट, प्रॉप का मतलब होता है पहला। इसके बेसिस पे इसका नाम बनाया गया। जैसे एक चेन मुझे बनाना है सी का, तो मिनिमम इसमें 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो एक चेन का फॉर्मेशन बनने का रीजन ये था कि ये प्रॉपर जो है क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, अदरवाइज सेकेंड तक तो इसको चेन मत ही मानो, इसके आगे के जो जितने भी हैं चेन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको चेन कर सके। इसके आगे जो भी आए, जैसे मान लो इसके बाद जो आएगा C5, तो जो C5 आएगा वो क्या होगा, C5 यानी कि पेंट का मतलब होता है 5, तो पेंटेन। अगर C6 हुआ तो हेक्सेन, 7 हुआ तो हेप्टेन, एंड 8 हुआ तो ऑक्टेन। ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली को। तो ये क्या है, एज ए सफिक्स यूज हो रहा है। तो जिस भी चेन में, कंपाउंड में लास्ट में एन लिखा होगा, इसका मतलब ये कि ये सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब हम लोग समझ लिए। वही एल्केन फैमिली ये तो हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड हो तो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये बनाया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो इथेन ही रहेगा पहला चीज। इसमें हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इससे तो आएगा नहीं। तो इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ENE, तो
एथीन। ठीक है, मीथेन का तो कोई कहानी नहीं है, तो डबल बॉन्ड बनाने का कोई चांस ही नहीं है अकेले किसे, क्योंकि चेन तो वही बनेगा ना जब सी से अटैच होगा, अगला सी होना चाहिए ना, तो ये तो चलो इसको यहीं पे रहने दो। तो ये क्या दिखा रहा है, इथेन को। अगर यही 3 हो जाएगा तो ये किस चीज को दिखाएगा, एल्कीन फैमिली को। एल्कीन फैमिली मतलब वो कार्बन का चेन, वो उस कार्बन का कंपाउंड जिसमें बॉन्ड कितने मिलेंगे आपको, 2 बॉन्ड। ऐसे ही अगर 3 का बनाना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका हुआ C2H4। ऐसे ही अगर मुझे 3 एटम का बनाना हो तो 3 बॉन्ड का क्या हो गया, एक और आएगा H और H, C2H2, C2 है तो इथाइन, थाइन यानी एल काइन, आइन YNE, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट के टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही आप कहां तक जा सकते हो, पेंटेन का पेंटीन हो जाएगा, हेक्सेन का हेक्सीन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, नाम को क्लियर कर सकते हैं। ये मेथड किसने डेवलप किया, फिर IUPAC। क्यों डेवलप हुआ ये बात समझो आप। साइंटिफिक रिसर्च जब चल रहा है तो दुनिया के हर एक कोने में हर कोई कर रहा है ना, तो एक ही नाम रहेगा तो इजी वे से हर कोई एक ही रिसर्च को प्रॉपर वे से कनेक्ट कर पाएगा। दैट इज द रीजन एक नाम दिया गया और साइंटिफिक नाम दिया गया। और ये जो शुरुआत के नाम है इनके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। अब अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना चाहूं, चाहे इसका चाहे इसका, अगर मान लो मुझे डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, एक सेकंड मिटाता हूं, अगर मान लो मुझे डॉट स्ट्रक्चर बनाना है एथीन का, अगर सपोज, तो मुझे क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, इसमें मुझे मिलेगा 2 डबल बॉन्ड मिलेगा, तो 1C 2C, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा और ऐसा। बचे कितने हैं, 1 2, यहां पे कितने होंगे, 1 2, हाइड्रोजन लगाना है, ये लगा दिया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये लगा दिया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, बन गया। तो डॉट स्ट्रक्चर तो आई होप बना सकते हो। ट्रिपल स्ट्रक्चर भी बनाना हो ट्रिपल वाले का तो वो भी बना सकते हो आप, C C 1 2 3 1 2 3, H अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, इधर H इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। तो डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। किसी भी कंपाउंड का आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी भी कंपाउंड का आप नाम रख सकते हो। लेकिन सिर्फ कहानी इतना ही नहीं है, कहानी हमें ये भी समझना पड़ेगा चैन के बारे में। चैन तो अभी बेसिक समझ लिया, अभी साइक्लिक चैन वगैरह भी समझेंगे, उनके नाम कैसे रखे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफी कुछ डिस्कशन के लिए, मैं नहीं चाहता क्लासेस ज्यादा लंबा हो, कल वाले क्लास जो है काफी लंबा हो गया था, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे हो ही जाते हैं कि उसको मन करता है कि पूरा एटलीस्ट इस पॉइंट तक खत्म करने के लिए। एंड सेकेंड चीज ये भी है, फोकस इस बात पे भी रहता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि माइंड में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है सही तरीके से इंटैक्ट होना चाहिए, कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। दैट इज द रीजन मैं हर एक पॉइंट का, हर एक शब्द का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल जो है अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।